हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है निषेचन। ये निषेचन क्या होता है तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं शुक्राणु और अंडाणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। चूँकि हम लोग मनुष्य में निषेचन पढ़ रहे हैं तो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयित होने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जब निषेचन हो जाता है तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है जिसका नाम है जाइगोट। अब हम सबको पता है हमारा जो शुक्राणु होता है इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, क्योंकि ये अगुणित होता है। हमारे अंडाणु में भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, क्योंकि ये अगुणित होता है। और ये दोनों आपस में मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट में अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। यानी ये कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया। और ये जाइगोट आगे चल करके एक नए बेबी का निर्माण करेगा, एक नए शिशु का निर्माण करेगा। तो इस जाइगोट से शिशु का निर्माण कैसे होगा ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये हम लोग समझ गए निषेचन क्या होता है। अब दूसरा सवाल हमारा आया कि निषेचन कहाँ पे होता है, यानी निषेचन किस स्थान पे होता है मनुष्य में। तो आप क्या कहोगे? ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो याद रखना बेटा, मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होता है, एम्पुला। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब निषेचन यहाँ पे हो जाता है तो अब कौन से परिवर्तन होते हैं? तो चलिए हम लोग एक एक टर्म शुरू करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसमें। ये हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, जब मैथुन क्रिया होती है तो शुक्राणु वेजाइना के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, यानी ये हमारी वेजाइना है और यहाँ पर शुक्राणु क्या होते हैं? छोड़ दिए जाते हैं पेनिस के द्वारा। जब शुक्राणु यहाँ छोड़ दिए जाते हैं तो इनकी संख्या होती है 20 से 30 करोड़, यानी 200 से 3 करोड़, 200 से 300 करोड़, सॉरी 20 से 30 करोड़ यानी 200 से 300 मिलियन शुक्राणु वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं। अब ये शुक्राणु धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, नियरली 95% शुक्राणु ये जो सर्विक्स है यहीं पर रोक दिए जाते हैं। तो यानी वेजाइना में जो शुक्राणु निकाले गए अब ये धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ गति करेंगे। गर्भाशय से होते हुए ये अंडवाहिनी की तरफ जाएंगे। अब अंडवाहिनी उधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ ये गति करेंगे। तो ये अंडवाहिनी की तरफ जाएंगे और अंडवाहिनी से होते हुए धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे? एम्पुला भाग में पहुँच जाएंगे। ये लो एम्पुला भाग में पहुँच गए। अंडाणु कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से। तो मान लीजिए ये हमारी ओवरी है और यहाँ से हमारी अंड कोशिका निकली यानी अंडाणु निकली, ओवम निकला। तो जब ये अंडाणु निकली तो ये कहाँ आ जाती है? हमारी इस्थमस रीजन में। ये भी धीरे धीरे गति करते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? हमारी एम्पुला रीजन में। यानी ये भी हमारा पहुँच गया एम्पुला रीजन में। अब यहीं पे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान देना है बेटा जी, निषेचन एम्पुला रीजन में होगा और तभी होगा जब शुक्राणु और अंडाणु अपने आप यहाँ चल करके पहुँचते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे शुक्राणु है, शुक्राणु को हम इंजेक्शन में भर करके डायरेक्टली यहीं पर डाल दें और सोचें निषेचन हो जाए, तो कभी भी निषेचन नहीं होगा। निषेचन तभी होगा एम्पुला रीजन में जब शुक्राणु अपने आप चल करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब सवाल आया ऐसा क्यों होता है? तो बेटा जी यहाँ एक टर्म आता है जिसका नाम है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जिसको कहते हैं सामर्थ्य धारिता, धारिता। अब ये क्या होता है? देखो बेटा,
जब शुक्राणु वेजाइना में छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे ये गति करता हुआ आगे बढ़ता है। जब गति करते हुए आगे बढ़ता है तो ये शुक्राणु का हमारा होता है शीर्ष भाग, और ये शीर्ष भाग पे पाया जाता है एक्रोसोम, और ये हमारा होता है केंद्रक, और ये बीचे हमारा मध्य भाग होता है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको सामान्यतः, जिसमें से एक है ग्लाइकोप्रोटीन। तो यानी शुक्राणु के शीर्ष पर ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ दूसरे प्रकार के विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। जब ये शुक्राणु अपने आप धीरे धीरे गति करना प्रारंभ करते हैं तो इनके शीर्ष पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये धीरे धीरे हटता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है। और जब ये हट जाता है पूरी तरह से तो ये शुक्राणु परिपक्व हो जाता है निषेचन के लिए। इसी क्रिया को हम नाम दे देते हैं सामर्थ्यधारिता यानी कैपेसिटेशन। अगर कैपेसिटेशन प्रक्रिया नहीं हुआ है शुक्राणु में तो ये शुक्राणु कभी भी अंडाणु के साथ निषेचित नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा, शुक्राणु तभी निषेचन कर पाएगा जब अपने आप चल करके एम्पुला रीजन तक पहुंचता है। अगर अपने आप चल करके नहीं पहुंचा है तो मतलब उसमें सामर्थ्यधारिता यानी कैपेसिटेशन नहीं हुआ। कैपेसिटेशन मतलब इसके सामने जो प्रोटीन होते हैं वो नहीं हटते हैं, और जब तक हटेंगे नहीं तब तक निषेचन शुक्राणु नहीं कर पाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, सामर्थ्यधारिता। अब आगे चलते हैं। ये लो बेटा, दोनों यहां पे पहुंच गए। अब दोनों, इसको हम मिटा देते हैं इधर से, और इसको हम मिटा देते हैं इधर से। अब ये दोनों के दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। ये लो, ये हमारी हो गई अंडकोशिका यानी अंडाणु, और ये हमारा हो गया शुक्राणु। अब ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, और मिल करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो ये अब बना लेंगे जाइगोट। अब निषेचन कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी अंडकोशिका है, ये हमारी अंडकोशिका है, और एक कलर और हम मार्कर ले लेते हैं। ये अंडकोशिका की चारों तरफ एक मजबूत आवरण पाया जाता है जिसको हम नाम दिए थे जोना पेलुसिडा। अगर आपको याद हो, इस लेयर को हम क्या नाम दे दिए थे, जोना पेलुसिडा। ये इसकी है कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ये इसका केंद्रक है। अब शुक्राणु आया इसके संपर्क में, ये लीजिए मैं बना देता हूँ, ये हमारा हो गया शुक्राणु। शुक्राणु में पाया जाता है एक बड़ा सा केंद्रक, ये इसका केंद्रक हो गया, और इसके शीर्ष भाग पे पाया जाता है एक टोपी नुमा संरचना जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या भरे रहते हैं, पाचक रस। तो अब जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आया, अंडाणु के संपर्क का मतलब है जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के जोना पेलुसिडा स्तर को संपर्क करता है तो इस एक्रोसोम से, ये जो संरचना है, इस एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है एक्रोसिन। ये एक्रोसिन एंजाइम क्या करता है, जोना पेलुसिडा स्तर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, गला देता है। और जब ये डाइजेस्ट करता है तो अब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यानी जब ये गल गया तो अब संरचना हमारी क्या बनेगी, ये शुक्राणु हमारा अंदर प्रवेश कर गया। ये लो, आगे तो कट ही चुका रहता है और इसमें केंद्रक है, तो ये शुक्राणु हमारा क्या हुआ, अंदर यानी अंडकोशिका में प्रवेश कर गया। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखने हैं, दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्या, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो दो परिवर्तन होते हैं अंडाणु के अंदर। क्या क्या, पहला, नंबर 1,
जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तुरंत जोना पेलुसिडा स्तर में कुछ रासायनिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और ये रासायनिक परिवर्तन क्या करता है, जो दूसरे शुक्राणु आते हैं उनको अब अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तुरंत जोना पेलुसिडा स्तर के अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं और ये रासायनिक परिवर्तन दूसरे शुक्राणुओं को अब अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। दूसरा क्या परिवर्तन होता है, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, दूसरा परिवर्तन, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो इसी समय द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर से रिकॉल करा रहे हैं। पहला अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ था भ्रूणीय अवस्था में, यानी मादा के लड़की के भ्रूणीय अवस्था में। पूरा कब हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब फॉलिकुलर फेज चलता है। यानी हम कह सकते हैं जब फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकल्स विकसित होते हैं तो तृतीयक फॉलिकल के अंदर हमारा जो प्रथम अंडक कोशिका होता है उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है, जिससे द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है और छोटी सी ध्रुवीय पिंड। अब ये हमारा द्वितीयक अंडक है, इसे हम अंडाणु कह रहे हैं बार बार, ये एक्चुअल में द्वितीयक अंडक होता है। इस द्वितीयक अंडक में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन तब होता है जब शुक्राणु इसमें प्रवेश करने लगता है। तो याद रखिएगा, जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करने लगता है तब इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। और जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम नाम दे देते हैं अंड कोशिका, और एक छोटी सी कोशिका बनती है जिसे हम नाम दे देते हैं द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या, निषेचन के समय 2 परिवर्तन होते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है जोना पेलुसिडा स्तर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो दूसरे शुक्राणुओं को अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। दूसरा, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तुरंत द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक में पूरा होता है, जिससे ये अंड कोशिका बड़ी सी बनती है, एक छोटी सी द्वितीय ध्रुवीय पिंड। अब जब ये प्रवेश कर जाता है तो ये शुक्राणु का केंद्रक और ये अंडाणु का केंद्रक दोनों आपस में मिल करके एक नया केंद्रक बना देते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं, ये लो, ये हमारा एक नया केंद्रक बन गया। अब इस पूरी कोशिका को हम नाम दे देते हैं जाइगोट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जाइगोट निषेचन कहाँ हो रहा है, एम्पुला भाग में, तो जाइगोट का निर्माण भी कहाँ होगा, एम्पुला भाग में। तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारा निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण, सॉरी हम कलर रेड ही रखते हैं। अब ये हमारा जाइगोट का निर्माण हो गया, ये हमारा जाइगोट है और यहाँ पे क्या हुआ है, निषेचन हुआ है, यहाँ पे हुआ है निषेचन। निषेचन के पश्चात हमारा जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या क्या परिवर्तन होगा इसको भी समझते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब मिटा देते हैं। अब जो अगला हेडिंग हमारा आएगा वो है अंतर्रोपण। क्या, अंतर्रोपण, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अब ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। जैसे ये जाइगोट हमारा बना तो अब धीरे धीरे ये किधर गति करना प्रारंभ कर देता है, गर्भाशय की तरफ। ये लो, इसको हम हटा दें। अब ये धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ गति करना शुरू कर देता है। जब ये गर्भाशय की तरफ गति करता है तो तुरंत इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है, यानी ये विभाजित होने लगता है। और जब ये विभाजित होने लगता है तो इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। तो इसको क्या नाम दे देते हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ये लीजिए ये,
और यहाँ पे ये लो। देखो अब आते हैं थोड़ा सा हम नीचे समझते हैं, ये पूरा स्टेप क्या है इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा जाइगोट का निर्माण हो गया, ये हमारा जाइगोट है, ये कैसा रहेगा 2n, क्योंकि n मिले हैं। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यानी गर्भाशय की तरफ, तो इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिकाओं से पुनः ये विभाजित होगा तो 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाओं से पुनः ये विभाजित होगा तो 8 कोशिकाएं बनेंगी, ये लीजिए। 8 कोशिकाओं से पुनः यह आगे बढ़ेगा तो 16 कोशिकाएं बनेंगी, तो ये हमारा 2 कोशिकीय अवस्था है, ये हमारा 4 कोशिकीय अवस्था है, ये हमारा 8 कोशिकीय अवस्था है, ये हमारा 16 कोशिकीय अवस्था है। तो जब जाइगोट में विभाजन प्रारंभ होता है तो जाइगोट में होने वाले विभाजन को हम लोग विदलन कहते हैं। यहाँ पे जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन है, लेकिन इस समसूत्री विभाजन को हम विदलन कहते हैं। विदलन क्यों कहते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 कोशिका है जाइगोट, अब ये विभाजित हुआ 2 कोशिकाएं बने हैं, ये 4, ये 8, ये 16। तो जब ये विभाजित हो रहा है तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं इनकी संख्या इनकी साइज छोटी होती जा रही है धीरे धीरे। तो याद रखना निषेचन के पश्चात जब जाइगोट विभाजित होता है तो इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ये सेम साइज का रहता है। बस इसके अंदर जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं की आकृति यानी साइज छोटी होती चली जाती है, और जो नई कोशिकाएं विभाजन के द्वारा बनती हैं इन्हें हम कहते हैं कोरक खंड। क्या नाम दे देते हैं? कोरक खंड यानी ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर। तो यानी जब जाइगोट विभाजन प्रारंभ करता है तो विभाजन के द्वारा 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं बनाता है। तो ये जो नई कोशिकाएं बनी हैं इनको हम नाम क्या दे दिए? कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर। अब इन ब्लास्टोमियर की संख्या जब 8 से 16 होती है तो इस अवस्था को नाम दे देते हैं मरूला। याद रखना जब जाइगोट के अंदर कोशिकाओं यानी कोरक खंड की संख्या 8 से 16 होती है तब इसे जाइगोट ना कह करके हम नाम क्या दे देते हैं? मरूला। अब ये जो मरूला है अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ ऊपर बना देते हैं, इसके आगे का आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा यहाँ पे। अब ये हमारा जो कोरक खंड यानी मरूला है, अब ये कहाँ पहुँचेगा? गर्भाशय के अंदर। लेकिन जब तक गर्भाशय में पहुँचता है तब तक इसमें कोशिकाओं की संख्या 32 से 64 हो चुकी रहती है, यानी अब इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये लीजिए, इस अवस्था तक ये जो हमारा इस अवस्था तक ये जाइगोट हमारा कहाँ पहुँच जाता है? गर्भाशय के अंदर। जब कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये गर्भाशय के अंदर पहुँच जाता है तो अब इसमें उपस्थित कोशिकाएं 2 भागों में बट जाती हैं। इसमें उपस्थित कोशिकाएं क्या होंगी? 2 भागों में बट जाएंगी। कुछ कोशिकाएं किनारों पर एकदम विन्यासित हो जाती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। कुछ कोशिकाएं किनारों पर आकर के विन्यासित हो जा रही हैं। जब ये किनारों पर विन्यासित हो जा रही हैं तो इनको हम नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। बेटा कुछ नाम इंग्लिश में ही आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रोफोब्लास्ट, इनको हम नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन कुछ कोशिकाएं इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं
तो ये हमारी क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। इन इकट्ठा हुई कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास नाम याद रखिएगा। इस पूरे अवस्था को हम नाम दे देते हैं कोरक पुटी। कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट। तो अब क्या कहेंगे, जब हमारा जाइगोट विभाजित हुआ तो इसमें जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उसे हम कोरक खंड कहते हैं। इस कोरक खंड की संख्या जब 8 से 16 होती है तो इस अवस्था को मरूला कहते हैं। मरूला आगे चल करके कोरक पुटी में परिवर्तित हो जाता है। और कोरक पुटी के अंदर जो ब्लास्टोमियर हैं यानी कोरक खंड हैं, ये कोरक खंड 2 भागों में बट जाते हैं। 2 भाग कौन कौन से, कुछ कोरक खंड एकदम किनारे पर विन्यासित हो जाते हैं तो इसे नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ कोरक खंड बीच में इकट्ठा हो जाते हैं तो इसे हम नाम दे देते हैं इनर सेल मास। 1 मिनट बेटा, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देते हैं क्या, इनर सेल मास। अब इस अवस्था तक हमारा ये जो जाइगोट है या कह सकते हो भ्रूण है, ये कहाँ पहुँच चुका है, गर्भाशय के अंदर। ये लीजिए, ये हमारा यहाँ पे अब अगर हम बना दें तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम। ये हमारा पहुँच गया गर्भाशय के अंदर। ये लीजिए, ये हमारा हो गया इनर सेल मास। ये समझ में आ गया। अब ये जाइगोट या ये भ्रूण क्या करेगा, गर्भाशय के आंतरिक स्तर से अब जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। ये लीजिए, ये जुड़ गया। ये जुड़ गया। जैसे ही हमारा भ्रूण मतलब हमारा जो कोरक पुटी है, ब्लास्टोसिस्ट है, इसका ट्रोफोब्लास्ट स्तर जैसे ही गर्भाशय के आंतरिक स्तर के संपर्क में आता है, तुरंत आंतरिक स्तर की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। अब विभाजित होकर के इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। और जब ये चारों तरफ से घेर जाता है और गर्भाशय के आंतरिक स्तर के अंदर संपर्क में पूरी तरह से जुड़ जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग नाम दे देते हैं अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन। तो बेटा इतना टर्म याद रखना है आपको, यानी जब जाइगोट बन जाता है तो ये धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। जब तक गर्भाशय में पहुंचता है तब तक ये कोरक पुटी में परिवर्तित हो चुका रहता है। कोरक पुटी का ट्रोफोब्लास्ट स्तर गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ जाता है और जैसे ही आंतरिक स्तर से जुड़ता है तो आंतरिक स्तर तेजी से विभाजित होकर के इसको चारों तरफ से घेर लेता है और पूरा का पूरा हमारा भ्रूण गर्भाशय के अंदर समाहित हो जाता है। इस क्रिया को नाम दे देते हैं अंतरोपण। उम्मीद है बेटा ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणीय विकास, यानी इम्प्लांटेशन के बाद, अंतरोपण के बाद कैसे शिशु का विकास होता है। तो ये हम लोग अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसको आप अच्छे से समझिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।